नमस्ते, सदा वत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आप सबका स्वागत है टेक्निकल्स में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद ये करता हूं मैं आपसे कि नया साल आपका खुशियों से भरा रहे। तो चलिए देर ना करते हुए डिफेंस अपडेट्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 15 और स्थानों का नामकरण कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना हमेशा दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है और उसने कहा है कि शुरू से ही ये जो हिस्सा है वो तिब्बत का हिस्सा रहा है। और चाइना ने इन 15 नामों को जो बदला था उसका भारत ने भी अब कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत की ओर से कहा गया है कि ये राज्य हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी, और इन मनगढ़ंत नामों से तथ्य नहीं बदलने वाला। चीन ने भारत के पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश में 15 और स्थानों के लिए चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला में नामों की घोषणा की। भारत सरकार ने कहा कि हमने इस तरीके की रिपोर्टें देखी है और ऐसा पहली बार नहीं है जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल रखा हो। साल 2017 में भी उसने इसी तरीके का काम करने की कोशिश की थी। दोस्तों, आप सबको मालूम भी है इसके पीछे चाइना की वो चाल है जिसके बारे में आप सबको जानना जरूरी है। दरअसल चाइना अपना नया सीमा कानून लागू करने जा रहा है और ऐसे में चाइना अपनी हरकतों को पार कर रहा है। हालांकि भारत तो बिल्कुल भी उसके नए सीमा कानून को मानने वाला तो नहीं है और भारत ने साफ तौर पर कहा है कि ये एक तरफा फैसला है जो कि दोनों देशों के बीच कड़वाहट को और ज्यादा पैदा कर देगा। दोस्तों, चाइना के कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है और जिस तरीके से उसने तिब्बत पर अवैध कब्जा कर रखा है, ऐसे में भारत का भी पूरा हक बनता है कि इसको यूएन में उठाकर वहां पर जिस तरीके से ये दरिंदगी कर रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। अब तो दोस्तों एक नई रिपोर्ट भी आई थी सामने, शायद मैं आपको उसके बारे में बताना भूल गया। उसमें चाइना ने ऐसा कर रखा है कि उसने अब मात्र 8 से 9 साल के बच्चों को उठाना शुरू कर दिया है इन तिब्बतियों के, और उन्हें सेना के कैंपों में भेज रहा है ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके और उन्हें भारत के खिलाफ लड़ाया जा सके। ये रिपोर्ट मैंने बना रखी है, मैं जल्द ही इस पर एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये तिब्बती हैं, खून तो खौलेगा किसी दिन और सेना में हो भी जाएंगे पीएलए के शामिल, लेकिन विद्रोह तो ये करेंगे ही, वो भी चाइना के खिलाफ। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अब पता चल पाएगा कि सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ था। हालांकि सीडीएस जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं कल वृंदावन में था और ऐसे में किसी शॉप पर मैं गया तो वहां पर सीडीएस रावत जी के बारे में चर्चा हो रही थी। तो ऐसे में मैंने उनको बताया कि सीडीएस रावत जी हमारे गाँव से ही बिलोंग करते थे, पौड़ी गढ़वाल से, जहाँ से मैं भी हूँ। बस उन्होंने ये बात सुनी और उसके बाद यकीन नहीं हुआ कि कितना अच्छे तरीके से उन लोगों ने हमारे साथ ट्रीट किया और बहुत ही सम्मान हमको मिला, क्योंकि सीडीएस रावत जी केवल उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नेतृत्व करते थे और कितनी मुश्किलों को पार करते हुए वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे थे। तो काफी अच्छा लगा। दोस्तों, सीडीएस रावत जी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसकी भारत सरकार को ट्राई सर्विस जो जांच रिपोर्ट है वो सौंपी जा सकती है। इस दुर्घटना में 12 और जवानों की भी जान चली गई थी और इसके बाद वायुसेना को इस घटना के आदेश दे दिए गए थे और ये जो जांच है वो एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में चल रही है। कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक भारत सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स मिला था घटनास्थल से उससे कई तरीके के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। उसके बाद ये रिपोर्ट अब सामने आएगी। दोस्तों, ड्रैगन ने अब भारत से लगी सीमा पर मशीन गनों से लैस रोबोट्स को तैनात करना शुरू कर दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि लद्दाख क्षेत्र के पास चीन की रोबोटिक मशीनें सैनिकों की जगह ले रही हैं। इसके पीछे का रीजन भी ये है कि चाइना के सैनिक ऊंचाई और ठंड वाले क्षेत्रों का सामना कर रहे हैं जिसमें कि वो असमर्थ हैं इस तरीके के क्लाइमेट को फेस कर सके। और यही नहीं दोस्तों, तिब्बती पठार के दुर्गम इलाकों में ठंड और ऊंचाई के कारण चीनी सैनिकों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा और काफियों की मौत भी हुई, जिसके बारे में खुलासा चाइना तो करता नहीं है, लेकिन रिपोर्टें सब कुछ बता देती हैं। पीपल लिबरेशन आर्मी ने बड़ी संख्या में मानव रहित जमीनी वाहनों को सैनिकों हथियारों को ले जाने के लिए स्थानांतरित कर दिया है। इनमें से आधे से ज्यादा वाहन लद्दाख के करीबी इलाकों में तैनात है। पीएलए ने 88 यानी कि 88 शार्प क्लॉ मानव रहित जमीनी वाहनों यानी कि यूजीवी को तिब्बत में तैनात कर दिया है और उनमें से जो 38 प्रांत है वो पश्चिमी हिस्से में, जहां भारतीय और चीनी सेनाएं आमने सामने अभी भी है। शार्प क्लॉ को वायरलेस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। चीन के हथियार निर्माता कंपनी नारंको ने कहा है कि शार्प क्लॉ यूजीवी का इस्तेमाल पेट्रोलिंग और हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है, वो भी कठिन इलाकों में लॉजिस्टिक वर्क के लिए। इसे हथियारों से लैस किया जा सकता है और ये मुश्किल इलाकों में नेविगेट कर सकते हैं और एक बारी में लगभग 200 किलोग्राम का गोला बारूद और यहाँ तक के हथियार भी ले जा सकते हैं। और इसके अलावा चीन ने मानव रहित वाहनों को सपोर्ट करने के लिए 70 VP-22 बख्तरबंद सैन्य वाहन भी बॉर्डर के पास भेजे हैं। यानी कि चाइना पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी वाला युद्ध भारत के साथ करने को तैयार है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि चाइना किस तरीके से युद्ध लड़ने की मूड में आ रहा है। इसका इलाज यह है कि भारत के जितने भी वैज्ञानिक हैं, इस तरीके के जो रोबोट्स हैं
उनको हैक कर लेना चाहिए और इनको ही इनके खिलाफ तैनात कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के रोबोट्स पर भारत तो काम कर ही रहा है, लेकिन हमें वक्त लगेगा और चाइना अब इनको तैनात कर रहा है। तो ऐसे में सबसे बढ़िया उपाय ये है कि इनके सिस्टम को हैक कर लिया जाए। भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्रेट हाई इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी ट्रांजिस्टर के लिए सरल डिजाइन प्रक्रियाओं के साथ एक हाई परफॉर्मेंस मॉडल को विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल उसके हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज के कारण हाई पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट बनाने के लिए किया जा सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में एम्पलीफायर और स्विच शामिल है, जिसका उपयोग वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है और ये अंतरिक्ष तथा रक्षा अनुप्रयोगों में उपयोगी होते हैं। एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्रेट हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव सर्किट के पावर लेवल को 5 से 10 के फैक्टर तक बढ़ा सकते हैं, जिससे कि पूरी चिप का साइज और लागत में कमी आएगी। आपको बता दें कि 5G, रडार, बेस स्टेशन, सैटेलाइट संचार आदि जैसे हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पावर के एप्लीकेशन के लिए एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्रेट हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर सबसे पसंदीदा टेक्नोलॉजी बन चुकी है। DRDO के लाइट टैंक प्रोग्राम में अब लार्सन एंड टूब्रो ने अपना टेक्नो कमर्शियल इवैल्यूएशन स्टेज को पार कर लिया है, जिसमें कि लाइट टैंक के असेंबली टेस्ट चेसिस और इससे संबंधित सब सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले कहा गया था कि DRDO ने L&T के साथ मिलकर काम किया है, जिसमें कि 28 टन की K9 वज चेसिस का वजन कम किया गया है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो लाइट टैंक होगा उसका जो ओवरऑल वजन होगा, यानी कि उसका जो संपूर्ण वजन होगा वो 30 टन तक हो जाएगा। DRDO और L&T मिलकर इसलिए भी लाइट टैंक को बना रहे हैं क्योंकि L&T के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल के डिजाइन करने में, और इस लाइट टैंक में फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल और टेक्नोलॉजी का समावेश होगा। आपको बता दें कि कंपनी पहले से ही टरेट और 105 mm की गन का भी इन हाउस निर्माण करती है। दोस्तों आपको बता दें कि AMCA का जो कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू था वो 2021 दिसंबर में पूरा होना था, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि AMCA का कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू 2022 के अंत तक पूरा होगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के चीफ ने कहा कि AMCA की स्टील शेपिंग पूरी हो चुकी है और इसकी डिजाइनिंग परिपक्व हो चुकी है, साथ ही इसका इंटरनल सिस्टम भी बाहर रखा हुआ है। दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू 2022 में पूरा हो जाएगा और इसके पूरा होने के बाद मेटल कटिंग का रास्ता साफ हो जाएगा, जो कि एक सिंबॉलिक यानी कि एक प्रतीकात्मक शुरुआत हो जाएगी AMCA की, जिसमें कि AMCA का फ्लाइंग प्रोटोटाइप बनाया जाएगा और 5 ऐसे प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे 4 सालों के अंदर, जो कि इसके फ्लाइट टेस्टिंग प्रोग्राम का हिस्सा है और इसका जो सीरीज प्रोडक्शन है वो 2028 से शुरू हो जाएगा। हालांकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कहा कि प्रत्येक 414 इंजन वो 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, जिसे कि डिग्रेड करके 90 किलो न्यूटन तक लाना है, क्योंकि इसे भारत के वातावरण के हिसाब से तैयार करना है। साथ ही ये भी कहा कि जो ट्विन 414 इंजन है वो काफी नहीं है AMCA को सुपर क्रूज क्षमता देने में। वहीं इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से AMCA के लिए तय किया गया जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 220 किलो न्यूटन का, और साथ ही इंडियन कंडीशन के हिसाब से, ताकि इसे सुपर क्रूज क्षमता मिल सके। हालांकि ऐसा अभी कोई इंजन उपलब्ध नहीं है। DRDO की लैब GTRE AMCA के इंजन पर काम कर रही है, जो कि 83 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट क्रिएट करती है, यानी कि कावेरी इंजन। अब उनका टारगेट है कि इसको 50% तक बढ़ाना। हालांकि DRDO अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ब्रिटिश पार्टनर रोल्स रॉयस के साथ जा सकती है इंजन बनाने के लिए 2022 में, और ये जो संयुक्त रूप से बनाया जाने वाला इंजन है, यानी कि ये जो नया इंजन होगा उसकी वेरीफाइड ग्रोथ पोटेंशियल 20% की होगी, जिसका मतलब ये है कि 140 किलो न्यूटन क्लास का इंजन का निर्माण करना। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, और नया साल आप सबके लिए एक बार फिर से खुशियां लेके आए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।